नमस्कार। आज की बात में आज हमारे पास बहुत सारी एक्सक्लूसिव खबरें हैं। आपको दिखाएंगे बंगाल में जय श्री राम की गूंज के वीडियो, तीर तलवार लेकर सड़कों पर उतरे राम के भक्त। रॉबर्ट वाड्रा पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, लैंड डील के नए सबूत और रॉबर्ट वाड्रा के खास लोगों के कागज। और आपको वो वीडियो दिखाएंगे जो साबित करेगा इस्लामाबाद में लश्कर ने आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी और एलओसी के पास फिर आतंकवादी कैंप बनाए। सबसे पहले आज की बात की शुरुआत पश्चिम बंगाल से आई बड़ी खबर से। आज पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने इल्जाम लगाया कि ममता बनर्जी हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को उनके पर्व और त्योहार मनाने से रोका जा रहा है। दिलीप घोष ने इसकी शिकायत पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी से की। दिलीप घोष बीजेपी के नेताओं के साथ आज केसरीनाथ त्रिपाठी से मिले। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार ने जानबूझकर हिंदुओं को रामनवमी और हनुमान जयंती के जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी। कई जगह पुलिस ने जुलूस को रोका, जुलूस में शामिल लोगों पर लाठीचार्ज किया। दिलीप घोष का कहना है कि ममता बनर्जी की सरकार जानबूझकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है और यह सब मुसलमानों के अपीजमेंट के लिए, तुष्टीकरण के लिए हो रहा है। बंगाल में पिछले कुछ दिनों से हिंदू धर्म का धार्मिक शोभा यात्रा और अनुष्ठान पर जिस प्रकार से माने नृशंस अत्याचार हो रही है, जबरदस्ती रोकने की सरकार प्रयास कर रही है ममता बनर्जी की, वो निंदनीय है। और हमारे ना तो संविधान में ना डेमोक्रेसी में इसका कोई अनुमति नहीं है। धर्मनिरपेक्ष बोलने के लिए है, लेकिन एक धर्म के पीछे विरोध करना और ये सीधा सीधा इसके माध्यम से बीजेपी को रोकना और हिंदू समाज को अपने धर्माचरण से रोकना, ये गलत है, संविधान के विरुद्ध है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से लोगों ने बहुत सारे वीडियोस भेजे हैं जो इस बात को पुख्ता करते हैं कि पश्चिम बंगाल में माहौल बदला है। पिछले एक हफ्ते के दौरान पश्चिम बंगाल के शहरों से, कस्बों से ऐसी तस्वीरें दिखाई दी हैं जो पहले कभी नहीं दिखाई दी। इस बार पश्चिम बंगाल सरकार से परमिशन न मिलने के बाद भी बीजेपी और इससे जुड़े संगठनों ने रामनवमी और हनुमान जयंती बड़े लेवल पर मनाई। ये वीडियो देखकर आपको लगेगा कि बंगाल में हिंदुत्व को अपने अस्तित्व दिखाने की जरूरत पड़ रही है। 5 अप्रैल को रामनवमी थी। पूरे बंगाल में उस दिन रामनवमी को शक्ति प्रदर्शन के रूप में मनाया गया। ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में रामनवमी को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किस तरह से एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इस्तेमाल किया। ये तस्वीर नॉर्थ 24 परगना जिले के अशोकनगर की है। यहां रामनवमी के दिन सैकड़ों की संख्या में लोगों ने जुलूस निकाला। जय श्री राम और भारत माता के जयकारों के साथ मोटरसाइकिल पर जुलूस की शक्ल में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। सड़क केसरिया रंग से पट गई। मोटरसाइकिल पर सवार लोगों के हाथों में तलवार, तीर कमान और गंडासे थे और कार्यकर्ता लगातार जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। जैसा मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वीडियो भेजे हैं। बीरभूम जिले में एक ऐसा कस्बा है जिसका नाम है सूरी। यहां भी रामनवमी के दिन जुलूस निकला। हिंदू जागरण मंच ने इसका आयोजन किया। रामनवमी के जुलूस में सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। जय श्री राम के नारों के साथ जुलूस पूरे शहर से गुजरा। बीरभूम में भी हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के हाथों में तलवारें, फरसे और भाले थे। यहां हिंदू राष्ट्र के नारे लगे। रामनवमी के जुलूस में ज्यादा से ज्यादा युवा दिखाई दिए, लेकिन बच्चे और बुजुर्ग भी जुलूस में शामिल थे। बंगाल में ऐसी तस्वीरें कम देखने को मिलती हैं। हुगली जिले के चुचुरा की तस्वीरें देखिए। यहां भी रामनवमी के जुलूस में जमकर शक्ति प्रदर्शन हुआ। हवा में तलवारें लहराई गई। जय श्री राम के नारे लगाते सैकड़ों लोगों की भीड़ शहर की सड़कों से गुजरी। जुलूस में बच्चे भी शामिल थे।
हुगली जिले के ही चंदन नगर में भी यही नजारा था। अचानक कार्यकर्ता सड़कों पर निकले, सबके गले में केसरिया दुपट्टे, भगवा टोपी, हाथों में तलवारें और नारे जय श्री राम। ये लोग पूरे शहर में घूमे। आपको पश्चिम बंगाल के नॉर्थ दिनाजपुर जिले के रायगंज की तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर बीरभूम और अशोकनगर से थोड़ी अलग है। रामनवमी के दिन यहां जैसे पूरा शहर सड़क पर उतरा है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा सब रामनवमी के जुलूस में शामिल हुए। जय श्री राम, भारत माता की जय के साथ जुलूस शहर की सड़कों से होकर गुजरा। जुलूस में बीच बीच में राम की झांकियां भी थी। कुछ लोग तिरंगा लेकर भी जुलूस में शामिल हुए। वर्धमान जिले के दुर्गापुर में रामनवमी पर महिलाएं और लड़कियां सड़कों पर उतरी। एक जैसी ड्रेस पहने लड़कियों ने जय श्री राम के नारों के साथ जुलूस निकाला। लड़कियों के हाथों में तलवारें थी। लड़कियों के पीछे महिलाएं कलश यात्रा निकाली। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी बीजेपी से जुड़े संगठनों ने रामनवमी के दिन जुलूस निकाला। मोटरसाइकिल पर सवार सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। जिस सड़क और जिस गली से जुलूस निकला, जय श्री राम के नारे गूंजे। रामनवमी के दिन हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के उलुबेड़िया की सड़कें भी केसरिया रंग से पट गई थी। केसरिया झंडे हाथों में लिए और केसरिया कपड़े पहने हजारों लोग जुलूस में शामिल हुए। जुलूस में शामिल लोगों ने शक्ति प्रदर्शन किया। हाथों में तलवार और जय श्री राम के नारे होठों पर। सड़क पर तलवारबाजी के करतब भी दिखाई दी। मालदा में रामनवमी के जुलूस का रंग और तेवर बिल्कुल अलग थे। आपको बता दें कि मालदा मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन यहां भी रामनवमी का बड़ा जुलूस निकला। हालांकि यहां जुलूस में शामिल लोगों के हाथों में तलवारें नहीं थी, हथियार नहीं थे। यहां लोग शंख और घंटे बजाते हुए, भजन गाते हुए निकले। जुलूस में सबसे आगे भगवान राम की तस्वीर लगी थी और पीछे पीछे चल रहे लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। आज हमने आपको जो दिखाया, ये पिछले 25 साल में पश्चिम बंगाल में पहली बार दिखाई दिया। बंगाल में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन रामनवमी और हनुमान जयंती पर इस तरह के जुलूस, इस तरह की नारेबाजी या प्रदर्शन पहली बार दिखाई दिया। बड़ी बात यह कि रामनवमी के जो प्रदर्शन शुरू हुआ था, इसका सिलसिला अभी भी जारी है। आज भी ये प्रदर्शन हुए। कल हनुमान जयंती के मौके पर भी जुलूस निकाले गए थे। इसलिए लगता है कि बंगाल में माहौल कुछ बदल रहा है, कुछ न कुछ अंदर सुलग रहा है। बंगाल की पुलिस ने इसमें लगी आग में और घी डालने का काम कर दिया। कल हनुमान जयंती थी। इस मौके पर बीरभूम जिले के सूरी में कल हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला, लेकिन बंगाल की पुलिस ने जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी। पुलिस वालों ने जुलूस को रोका, जिसके बाद दोनों तरफ से नोकझोंक होने लगी। थोड़ी देर में हाथापाई हुई। बात लाठीचार्ज तक पहुंच गई। पुलिस ने जुलूस निकाल रहे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लाठीचार्ज में कई लोग घायल हुए। और इससे काफी लोग नाराज हैं। पश्चिम बंगाल में हिंदू संगठन हमेशा से इल्जाम लगाते रहे कि ममता बनर्जी मुसलमानों को फेवर करती हैं। वो ये भी कहते हैं कि हिंदुओं को अपने त्योहार धूमधाम से मनाने की इजाजत नहीं होती, छूट नहीं मिलती।
ऐसी बातों का असर लोगों पर दिखाई दिया। इसीलिए लोग बड़ी संख्या में रामनवमी और हनुमान जयंती मनाने सड़कों पर उतरे। कई जगह पुलिस ने रोका। इसका नुकसान ये हुआ कि ममता पर जो आरोप लग रहे थे वो और पुख्ता हो गए। वैसे आज ममता बनर्जी की चर्चा दिल्ली में भी रही। पार्लियामेंट में भी ममता बनर्जी के मुद्दे पर काफी नोकझोंक हुई। विवाद शुरू हुआ बीजेपी यूथ विंग के एक छोटे कार्यकर्ता के विवादित बयान पर। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता सुखेंदु शेखर राय ने मामला उठाया। असल में हुआ यह कि योगेश वार्ष्णेय नाम के एक शख्स ने ममता बनर्जी के खिलाफ एक विवादित बयान दिया। योगेश वार्ष्णेय ने एक वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपलोड कर दिया, जिसमें वो यह ऐलान कर रहा है कि जो भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का सिर काट कर लाएगा उसे 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। योगेश का कहना है कि बीरभूम में हनुमान जयंती के जुलूस पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने जिस तरह से लाठीचार्ज किया, लोग घायल हुए, उनका खून बहा, उससे वो नाराज हैं। संसद में ममता बनर्जी पर दिए गए बयान को लेकर क्या हुआ ये आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको वो बयान सुनवा देते हैं जिस पर यह सारा हंगामा शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सर काट कर लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम मैं दूंगा, ये योगेश वार्ष्णेय अपने मुंह से कह रहा है। जो कोई उस ममता बनर्जी का सर काट के यहां रख देगा, मैं 11 लाख रुपए उसे इनाम में दूंगा। 11 लाख रुपए ममता बनर्जी का सर काट के लिए आओ, 11 लाख रुपए मैं उसे दिलवाऊंगा, मैं दूंगा उसे 11 लाख रुपए इनाम में। यह बयान निहायत ही बेहुदा है, कंडेम करने के लायक है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और इसी को लेकर आज राज्यसभा में हंगामा हुआ। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु शेखर राय ने इस बयान को सीधे केंद्र सरकार और बीजेपी से जोड़ दिया। जिस समय बहस चल रही थी, जया बच्चन राज्यसभा में मौजूद थी, नाराज हो गई और नाराज जया बच्चन ने कहा, लोग गाय बचाने की बात कर रहे हैं लेकिन महिलाओं की रक्षा कोई नहीं करता। जया बच्चन ने यह कहा तो रूपा गांगुली भड़क गई। उन्होंने कहा वो भी महिला है और पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री ने उन्हें पुलिस से पिटवाया तो कोई क्यों नहीं बोला। हंगामा काफी हुआ, लेकिन अच्छी बात है कि बीजेपी के सारे नेताओं ने एक ही बात कही कि ममता बनर्जी के बारे में ये सिर काट कर लाने वाला जो बयान देने वाला युवक है उसका कोई सपोर्ट नहीं करता, बीजेपी का सपोर्ट नहीं है और इस लड़के के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो जो पश्चिम बंगाल से चुनाव जीते हैं, उन्होंने कहा कि कुछ लोग लाइमलाइट में आने के लिए ऐसे बयान देते हैं, लेकिन ऐसे बयानों से पार्टी की इमेज खराब होती है। बहुत गलत बात है, डिप्लोरेबल है। कोई कितना भी, ये सब क्या होता है ना, कभी कभी थोड़े यूथ के नेताएं जो हैं वो थोड़ा लाइमलाइट में आने के लिए ना उटपटांग बयान देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही नो अनसर्टेन टर्म्स और कड़ी भाषा में पहले भी उन्होंने निंदा की है। मैं भी इन लोगों को साष्टांग से कहूँगा, इस तरीके की बातें करके अपनी पार्टी की जो डेवलपमेंट की छवि है उसको ना बिगाड़े। वैसे अलीगढ़ के इस लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा क्योंकि केस काफी पुख्ता है, सजा भी मिलेगी। ये अलग बात है कि थोड़ी देर पहले इस लड़के ने एक वीडियो जारी किया, अपने बयान के लिए माफी मांगी है। आपको दिखाएंगे रॉबर्ट वड्रा की मुश्किलें क्यों बढ़ने वाली हैं, लेकिन इससे पहले 20 सेकंड का स्पॉन्सर मैसेज। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का दावा है कि रॉबर्ट वड्रा के लिए अब मुश्किल वक्त आने वाला है, क्योंकि इस एजेंसी ने लैंड डील्स के तार जोड़े तो पता चला कि लिंक रॉबर्ट वड्रा तक पहुंच गए हैं और इसका कहना है कि ग्राउंड पर एक्शन शुरू हो गया है। हमारे पास इस बात की एक्सक्लूसिव जानकारी है कि बीकानेर लैंड डील मामले में रॉबर्ट वड्रा का सीधा कनेक्शन सामने आ सकता है। यह दावा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को पता चला कि जमीन बेचने वाले और जमीन खरीदने वाले महेश नागर और अशोक कुमार दोनों ही वड्रा के आदमी थे, उनके करीबी थे। महेश नागर और अशोक कुमार के प्रमाइसेस पर आज ईडी की टीम ने रेड की। फरीदाबाद में इन टीमों को डील से जुड़े करीब 1 ट्रक कागजात मिले और फाइल्स मिली। ये फाइलें महेश नागर के घर से बरामद हुई हैं। हालांकि रेड से पहले ये दोनों फरार हो गए। आज हम आपको बताएंगे कि ईडी ने अपनी जांच में किस तरह बीकानेर लैंड डील के लूपहोल्स को आइडेंटिफाई करके उस पर एक्शन लिया। पहले आपको बताते हैं कि आज फरीदाबाद में क्या एक्शन हुआ। ईडी के जयपुर जोनल ऑफिस की टीम आज फरीदाबाद में थी। बीकानेर लैंड डील में महेश नागर और अशोक कुमार के कई ठिकानों पर छापे मारे गए। फरीदाबाद के सेक्टर 17 और फरीदाबाद के ही भुआपुर गांव में रेड की। सेक्टर 17 में महेश नागर के घर से लैंड डील के कई अहम कागजात बरामद किए गए।
महेश नागर वाड्रा का करीबी है। वाड्रा की कंपनी के नाम पर महेश जमीनों की खरीद फरोख्त करता है। ईडी ने जो दस्तावेज बरामद किए उसमें अशोक कुमार का नाम सामने आया। अशोक कुमार महेश का ड्राइवर रह चुका है। अशोक कुमार के रेजिडेंस पर भी रेड की गई और वहां से भी कई दस्तावेज बरामद किए गए, लेकिन रेड के वक्त दोनों ही फरार थे। असल में पूरा मामला बीकानेर में कोलायत तहसील की महाजन आर्मी फायरिंग रेंज की जमीन से जुड़ा हुआ है। इस फायरिंग रेंज के लिए सरकार ने कुछ जमीन एक्वायर की थी। जो किसान विस्थापित हुए उन्हें सरकार दूसरी जमीन मुआवजे के तौर पर देने वाली थी, लेकिन इल्जाम यह है कि इस बीच फर्जीवाड़े का खेल हो गया। 2006-7 में 16 किसानों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने आप को विस्थापित साबित करते हुए सरकारी जमीन को अपने नाम पर अलॉट करवा लिया। यानी इन जमीनों के पट्टे फर्जी नामों पर आवंटित थे। उन्होंने फिर ये जमीन प्राइवेट कंपनियों को बेच दी। जमीन खरीदने वाली कंपनियों में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी भी शामिल है। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के ऊपर गलत तरीके से लैंड डील करने का आरोप है। असल में वाड्रा उस वक्त सीन में आए जब राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी। वाड्रा की कंपनी ने 2009-2010 में फर्जी तरीके से कब्जा की गई जमीन में से 275 बीघा जमीन खरीद ली। इस जमीन की खरीद फरोख्त में धांधली हुई। ईडी की जांच में मालूम पड़ा कि सरकारी जमीन का फर्जीवाड़ा करने वालों के साथ ये सारी की सारी डीलिंग वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी की तरफ से महेश नागर ने ही की थी। महेश नागर वाड्रा का करीबी है। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के नाम पर जमीन की खरीद फरोख्त करने की पावर ऑफ अटॉर्नी महेश नागर के पास थी। महेश नागर ने इस काम में अशोक कुमार को अपना साझेदार बना लिया था। ईडी को ऐसे 4 मामलों की जानकारी हुई है जिसमें कि वाड्रा की कंपनी ने महेश नागर के जरिए जमीनें खरीदी। मगर हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों ने जमीनें बेची उन्होंने अपनी जमीनों को बेचने की पावर ऑफ अटॉर्नी अशोक कुमार को दे रखी थी। यानी कि ईडी को जांच में यह मालूम पड़ा कि जमीनों को खरीदने वाला भी वाड्रा का आदमी था और जिस आदमी ने जमीनें बिकवाई वो आदमी भी वाड्रा का ही करीबी था। यहीं पर ईडी को फर्जीवाड़े का शक हुआ। इस तरह से कुल 275 बीघा जमीन 79 लाख रुपए में वाड्रा की कंपनी ने खरीद ली। असली खिलाफ शुरू हुआ। इस जमीन को 2 साल तक वाड्रा की कंपनी ने अपने पास रखा, लेकिन इसके बाद 2012 में 275 बीघा जमीन को एक फाइनेंस कंपनी के नाम पर बेच दिया गया। भारी मुनाफे पर बेचा। 79 लाख में ये जमीन खरीदी गई थी, 5 करोड़ 45 लाख में बेच दी गई। यानी जितने में खरीदी थी 2 साल के बाद उससे 7 गुनी रकम पर बेचा गया। इस डील से रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को 4.5 करोड़ का मुनाफा हुआ। लेकिन जिस एलेग्ने फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने वाड्रा की कंपनी से जमीन खरीदी उस कंपनी को एक कंपनी से लोन मिला था। एलेग्ने को ये लोन स्टील और पावर सेक्टर की एक बड़ी कंपनी ने दिया था। ईडी को जांच में ये पता चला है कि इस बड़ी कंपनी को बैंकों और इनकम टैक्स में अपने कई सारे मामले सेटल करवाने थे और ईडी को शक है कि इन्हीं मामलों को सेटल करवाने के लिए ही इस कंपनी ने वाड्रा की कंपनी की इस पूरी लैंड डील में लोन के जरिए मदद की। एक अहम बात यह भी है कि राजस्थान पुलिस ने इस मामले में अशोक कुमार समेत कई व्यक्तियों के खिलाफ कोलायत की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ हैं। अभिषेक, ये काफी सारी जानकारी जो आपने दी मैंने शेयर किया दर्शकों के साथ में, लेकिन आपके पास क्या कागजात हैं इसको सपोर्ट करने के लिए? बिल्कुल, देखिए रजत जी, पहली बात तुम्हारे पास जो नोट है जिसमें सारी इस मामले की तफसील लिखी हुई है उसमें बहुत ही साफ लिखा हुआ है कि ये जो इसमें 4 मामले ऐसे हैं जो बीकानेर की लैंड डील हुई है और इन 4 मामलों में स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी जो रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी जिसके डायरेक्टर हैं वो और उनकी मां 2 डायरेक्टर हैं इसमें, इन 4 मामलों में महेश नागर के जरिए जमीनें खरीदी गई। महेश नागर के पास वाड्रा की कंपनी की जमीनों की पावर ऑफ अटॉर्नी है, ये इसमें लिखा हुआ है। पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि ये जमीनें जिन्होंने बेची हैं, जो बीकानेर में जिन लोगों ने फर्जी तरीके से जमीनें हड़प करके उनको बेचा, उन्होंने इसमें लिखा है कि 2 मामले ऐसे हैं जो अशोक कुमार के जरिए जमीनें बिकवाई गई हैं। ये अशोक कुमार जो है ये महेश नागर का करीबी है, महेश नागर का ड्राइवर रह चुका है। यानी कि जमीन, सबसे अहम बात ये रजत जी जो ये कागज बता रहे हैं कि ये जमीन
जिस व्यक्ति ने खरीदी, जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, और जिस व्यक्ति ने जमीनें बिकवाई, जिसके पास जमीनों को बिकवाने की पावर ऑफ अटॉर्नी थी, ये दोनों ही व्यक्ति रॉबर्ट वाड्रा के संपर्क में हैं, उनके करीबी हैं। एक के पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, दूसरा उसका बेहद करीबी है। तो एक पूरी चेन बन रही है कि खरीदवाने से लेकर के बिकवाने तक इस पूरी चेन में रॉबर्ट वाड्रा का नाम सामने आ रहा है। और इसीलिए ये ईडी के सोर्सेज हैं और ईडी को मिले हुए इनपुट है रजत जी, वो इशारा इस बात का करते हैं कि पूरा जो मामला है ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि ये मामला कहीं ना कहीं से स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और उसके डायरेक्टर की इस मामले में जो भूमिका है उसकी जांच की ओर इशारा कर रहा है। तो अभिषेक, आपने रॉबर्ट वाड्रा का वर्जन लेने की कोशिश की, क्या कहा उन्होंने? बिल्कुल, देखिए हमने उनका वर्जन लेने की कोशिश की है और हमारे पास उनका मेल भी आया हुआ है। और इसमें वो अहम बात ये है रजत जी कि वो इस बात को मानते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि 69.55 हेक्टेयर जमीन उन्होंने खरीदी है जनवरी 2010 में। जनवरी 2010 यानी कि ये वो दौर था जब राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, ये उन्होंने लिखा है। लेकिन उनका जो पक्ष है, मैं उनका पक्ष बता दूं, उनका पक्ष ये है कि इस मामले में उनके मौकिल के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है। इस मामले में जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें उनके मौकिल का नाम नहीं है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी इसमें लिखी है कि खुद रॉबर्ट वाड्रा ने एक फर्जीवाड़े का केस किया हुआ है, ये उनका कहना है। मगर ये जो हमारे पास जो नोट है वो ये इशारा करता है कि इस मामले की जब आगे जांच एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने की तो उसको मालूम पड़ा कि जो ओरिजिनल फर्जीवाड़ा बीकानेर में हुआ था, ये कहानी उसके आगे जाती है और आगे इस तरह जाती है कि बेनिफिशियरी कौन है, फायदा किसे पहुंचा है, किस कंपनी को करोड़ों का फायदा हुआ है, किस कंपनी को जमीनें कौड़ियों के दाम मिल गई, उनमें किन लोगों ने मदद की और वो लोग किससे संपर्क रखते हैं, उनके सरोकार क्या है, ये सारी बातें निकल के सामने आई हैं। और वो ही जो बातें हैं वो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि रॉबर्ट वाड्रा इस मामले में घेरे में आ रहे हैं। जी अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अभिषेक का कहना है कि रॉबर्ट वाड्रा इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा का दावा है कि उन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को अपने आप जाकर सारे कागज दिखा दिए, सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए और बता दिया, समझा दिया कि वो इसमें कहीं शामिल नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा का तर्क ये भी है कि जमीन खरीदने वालों ने जब जमीन खरीदी तब राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, वो तो इसके दूसरे और तीसरे नंबर के बायर हैं। और तीसरा दावा ये कि न तो एफआईआर में उनका नाम है और न कोर्ट में उनके खिलाफ कोई केस है। लेकिन एक सच ये है कि इन खरीदने बेचने वालों के लोगों के पास रॉबर्ट वाड्रा की पावर ऑफ अटॉर्नी है, इसलिए शक की सुई रॉबर्ट वाड्रा की तरफ इशारा करती है। जो दस्तावेज अभिषेक उपाध्याय दिखा रहे हैं वो भी इसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा ये कहेंगे कि उन्हें इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि वो सोनिया गांधी के दामाद हैं, प्रियंका गांधी के पति हैं। अब कश्मीर की बात करते हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में फिर से टेरर कैंप तैयार हो गए हैं। आतंकियों ने करीब 20 टेरर कैंप फिर से ऑक्युपाई कर लिए हैं। घुसपैठ कराने के लिए 9 से 10 नए लॉन्च पैड बन गए हैं। आज इंडिया टीवी की इस खबर को इंडियन आर्मी ने भी कंफर्म किया। बारामूला में तैनात आर्मी के सबसे बड़े अफसर मेजर जनरल आरपी कलिता ने साफ साफ कहा, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद टेररिस्ट दोबारा इस रीजन में एक्टिव हो गए हैं। एलओसी के उस पार फिर से टेररिस्ट कैंप और लॉन्चिंग पैड तैयार हो गए हैं। इनमें आतंकवादी मौजूद हैं, वो बर्फ के पिघलने का इंतजार कर रहे हैं ताकि घुसपैठ की कोशिश कर सकें। जैसे बर्फ़ पिघलने लगते हैं तो समर मंथ्स आते हैं तो इन्फिल्ट्रेशन के थ्रेट बढ़ने लगते हैं। तो हमारी तैयारी इसी के लिए रहते हैं क्योंकि ये हमारा प्राइम टास्क है। 19 डिव का हमारा प्राइम टास्क है इन्फिल्ट्रेशन को रोकना, और हमारे जवान हमेशा सतर्क रहते हैं उसको रोकने के लिए। इसके लिए जो भी तैयारियाँ चाहिए वो पूरे साल भर के लिए हम लोग मेंटेन करते हैं और कायम रखते हैं उसको। सर, इन्फिल्ट्रेशन बेड क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव एरिया है ये वाला, दूसरी तरफ टेरर कैंप्स, लॉन्चिंग पैड दोबारा से बने हैं सर्जिकल स्ट्राइक के बाद। अभी तक क्या जानकारी है, किस तरीके से हम उसको मॉनिटर करते हैं, और टेक्नोलॉजिकली जो टेररिस्ट हैं कितना इक्विप्ड होकर अभी आ रहा है, पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है? देखिए, पिछले 2 साल के जितने भी इन्फिल्ट्रेशन हुए हैं उसको अगर हम देखा जाए, ख़ासतौर पे हमारे डिवीज़न के ऑपोजिट में देयर अबाउट 9 to 10 लॉन्च पैड्स व्हिच यू नो ऑफ, एंड वी आर गेटिंग रेगुलर इनपुट्स कि वो विंटर के महीने के दौरान भी उसमें टेररिस्ट मौजूद थे। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद और कैमरामैन दिनेश चंद ने बड़ी हिम्मत की। वो सरहद के बिल्कुल करीब उरी के सेक्टर में पहुंच गए। फॉरवर्ड एरिया में आर्मी के जवानों के साथ उन जगह तक गए जहां से पाकिस्तान की पोस्ट साफ साफ दिखाई दे रही थी। यही वो पोस्ट है जिनके पीछे टेरर कैंप बनाए गए हैं। इंडिया टीवी इस समय भारत और पाकिस्तान की सरहद पर मौजूद है। ये एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम है जिसके दूसरी तरफ पाकिस्तान की
200 मीटर की दूरी पर पोस्ट है। अभी भी चारों तरफ स्नो है और आगे लॉन्चिंग पैड और टेरर कैंप्स की लगातार जानकारी मिल रही है। इसीलिए भारतीय सेना के जवान 24 घंटे लगातार इस एरिया को डोमिनेट करने में लगे हुए हैं। जहां एक तरफ स्पेसिफिक जानकारी के मुताबिक दुधियाल, चेलाबंडी, गढ़ी हबीबुल्ला और इसके साथ साथ जो दूसरे इलाके हैं वहां पर भी पाकिस्तान इस समय टेरर कैंप्स लगातार चला रहा है और 500 इस समय वैसे आतंकी हैं जो भारत के अंदर हैं, जो OGWs की मदद से लगातार इनकी मदद कर रहे हैं। सेना के अफसरों ने बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंकवादियों ने इन्फिल्ट्रेशन की स्ट्रेटेजी बदली है। आतंकवादी कम्युनिकेशन के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। आर्मी की नज़र आतंकवादियों के हर मूवमेंट पर है। कई बार आतंकियों की बातचीत इंटरसेप्ट भी हो जाती है। आर्मी का कहना है कि अब आतंकवादी केमिकल से अटैक करने की कोशिश करेंगे और इससे निपटना बड़ा चैलेंज होगा। जब भी इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हुए, खासतौर के विंटर के महीने में, हमने देखा है वो स्पेशल क्लोथिंग और बूट्स वगैरह का उन्होंने इस्तेमाल किया। साथ ही कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने YSMS का इस्तेमाल किया और इसके अलावा व्हाट्सएप और इंटरनेट प्रोटोकॉल वगैरह भी वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन केमिकल भी लेके आ रहे हैं, जिस तरीके से पहले भी देखा गया, चाहे चामलियाल हो इंटरनेशनल बॉर्डर पे या उरी में हुआ उसमें, तो ये कितना मैटर ऑफ कंसर्न है? ये हमने देखा हुआ है। पिछले साल उरी अटैक भी जब हुआ था तो जो टेररिस्ट 4 आके इस काम को अंजाम दिया था, उन्होंने वो इनफ्लेमेबल मटेरियल कैरी किया था जो रिकवरी में आया था उनके एलिमिनेशन के बाद में। दैट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड वी हैव सीन दिस इन अदर एनकाउंटर्स एज वेल and we know for sure that they are trying to cause some damage to us whenever they carry such material and it's a cause of concern but we are taking care of it। अब आपको वो नज़ारा दिखाते हैं जिसे देखकर आपको अपने जवानों पर गर्व होगा। कितना खतरा उठाते हैं। LOC के पास नाइट पेट्रोल कैसे होता है। मनीष प्रसाद हमारे संवाददाता इन जवानों के साथ गए। हाईटेक इक्विपमेंट के साथ में नाइट पेट्रोलिंग होती है। सेना के जवान उन जगहों पर सबसे ज़्यादा अलर्ट रहते हैं जहां से आतंकवादी घुसपैठ का सबसे ज़्यादा खतरा है। ये खतरा कैसा होता है आप ही देखिए। ब्रीफिंग के बाद अब जवानों की तैनातगी शुरू कर दी गई है और पूरे फेंस को ये मॉनिटर करेंगे, फायर एंड मूव और टैक्टिकल मूवमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। साथ में जो आधुनिक वेपन्स हैं उनमें नाइट विजन डिवाइस के साथ अब AK-47 में लेजर लाइट्स और UBGL का प्रयोग करते हुए साथ में जो नाइट विजन डिवाइसेस हैं उनको लगाने के साथ साथ CGRL और ये पूरी टीम अब भारतीय सेना के वो जवान हैं जो कि अब सरहदी इलाकों में खासतौर पर उन जगहों पर जहां पर गैप्स हैं या फिर हैवी स्नोफॉल होने की वजह से फेंस टूट गई है, उनको एम्बुश लगाकर इस बात का इंतजार करेंगे कि आतंकी अगर गलती से भी इधर आने की कोशिश करे। ये पूरी पेट्रोलिंग टीम इस समय एरिया को डोमिनेट करते हुए फायर एंड मूव के तौर पर आगे अगर कोई भी हलचल होती है तो उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। इस मौसम में क्योंकि गर्मी का सीज़न आने वाला है, बर्फ़ पिघलने लग गई है, तो इस समय इन्फिल्ट्रेशन का सबसे ज़्यादा चांस होता है। स्पेशली नाइट में जब हम मूव करते हैं तो पहले जैसे हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, लेकिन अब जैसे आप देख सकते हैं मेरे वेपन पे लगी हुई साइट, इससे रात में देखना बहुत आसान है। स्काउट्स के पास जैसे मैंने नाइट विजन डिवाइसेस दे रखे हैं, उससे रात में आप काफ़ी दूर तक देख सकते हैं, काफ़ी क्लियर विजन हो जाता है। उसके अलावा जैसे हम लोग कवर करते हैं अपना UBGL से, साथ में HHTI, तो ऐसे इक्विपमेंट्स हमको आजकल केबल बना देते हैं कि हम टेररिस्ट की इन्फिल्ट्रेशन को रोक सकें। साथ में जैसे मोटोरोला सेट है हमारे साथ, उनके साथ हेडसेट भी आने लगे हैं, तो जिससे सीक्रेसी का सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलता है। तो इस समय जब हम एडवांस करते हैं तो देखते हैं कि दुश्मन का कहीं कोई ट्रैक, कहीं उसकी फुटप्रिंट्स या कहीं उसकी कोई हरकत नज़र आए तो उसे हम ट्रैक भी करते हैं। ये जवान रात रात भर जागते हैं, सर्दी में खतरे का सामना करते हैं ताकि हम आराम से सो सकें। आपको याद होगा सितंबर में हमारी फौज ने सरहद के उस पार पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादी कैंप्स को नष्ट किया था। सर्जिकल स्ट्राइक में आतंकवादियों को मारा था, लेकिन पाकिस्तान ने फिर से टेरर कैंप बना लिए हैं। फर्क इतना है कि पहले आतंकवादियों के कैंप और लॉन्चिंग पैड सरहद के बिल्कुल करीब थे, लेकिन इस बार LOC के आसपास के मौजूद जो गांव हैं, आबादी के बीच में ये बनाए गए हैं कैंप। मतलब बॉर्डर के पास पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट है, पोस्ट के पीछे आतंकवादियों के कैंप है। क्योंकि बर्फ पिघलने लगी है इसलिए घुसपैठ का खतरा बढ़ गया है, लेकिन आपने देखा फौज किस कदर चौकन्नी है, किस तरह इक्विप्ड है। इसलिए आतंकवादियों को सरहद पार करने की कोशिश करने में जो पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी
उसको ज़रा याद कर लेना चाहिए। एक तरफ इस्लामाबाद में आतंकी कैंप चल रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप मिलकर अब कुलभूषण जाधव को फांसी पर चढ़ाने की तैयारी में जुटी हुई है। कल पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि कुलभूषण जाधव के पास फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए वक्त है, अपील कर सकते हैं, लेकिन आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो इंडिया के दबाव में नहीं आएंगे। आज नवाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की मीटिंग हुई। मीटिंग में जनरल बाजवा ने मिलिट्री कोर्ट के फैसले के बारे में नवाज शरीफ को डिटेल में बताया। एक तरफ पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को फांसी देने की बात कर रहा है, उसकी हत्या की तारीख तय कर रहा है, दूसरी तरफ भारत के जवान अपनी जान पर खेलकर पाकिस्तान के जवानों की जान बचा रहे हैं। बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। जिस दिन कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, उसी दिन इंडियन कोस्ट गार्ड ने 2 पाकिस्तानियों की जान बचाई। पाकिस्तान की समुद्री सीमा में 9 अप्रैल की सुबह एक बोट पेट्रोलिंग के दौरान डूब गई। बोट में कुल 6 पाकिस्तानी मरीज थे। जहां पाकिस्तानी बोट डूबी वो कच्छ के जखू से 59 नॉटिकल माइल दूर है। बोट पलटने के बाद पाकिस्तानी एजेंसी हरकत में आई। 9 अप्रैल की रात करीब 10:30 बजे पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के हेडक्वार्टर ने मुंबई में मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर से मदद मांगी। कोस्ट गार्ड ने जहाज आईसीजी अंकित को सर्च ऑपरेशन में लगाया। अगले दिन सुबह यानी 10 अप्रैल को कोस्ट गार्ड ने अपने 2 और जहाज भेजे, सम्राट और अरिंजय। इसका नतीजा यह हुआ कि कुछ ही देर में 2 पाकिस्तानी सेलर्स को समुद्र में सर्च कर लिया गया और उनकी जान बचा ली गई। साथ ही लापता हुए 4 पाकिस्तानी सेलर्स की डेड बॉडीज भी रिकवर कर ली गई। दोनों पाकिस्तानी सेलर्स को रेस्क्यू करने के बाद उन्हें कोस्ट गार्ड की शिप सम्राट में लाया गया, उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया, इसके खाने का इंतजाम किया गया और पाकिस्तान मैरीटाइम अथॉरिटी को इसकी पूरी जानकारी लगातार दी गई। पाकिस्तानी सेलर्स को एक मिनी बोट के जरिए पाकिस्तानी नेवल शिप तक पहुंचा दिया गया। पाकिस्तान हमेशा इंटरनेशनल कन्वेंशन की वायलेशन करता है। भारतीय मछुआरों को गैर कानूनी तरीके से पकड़ के जेल में बंद कर देता है। 2 दिन पहले कुलभूषण जाधव पर झूठे इल्जाम लगाए, फांसी की सजा सुना दी। ऐसे माहौल में भी हिंदुस्तान की आर्मी ने, नेवी ने इंसानियत दिखाई। नेवी ने अपने रिसोर्सेज लगाकर पाकिस्तान के मरीज की जान बचाई, उन्हें सुरक्षित पाकिस्तान को वापस भेज दिया। अब आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुसलमानों के लिए क्या क्या बड़े फैसले किए। यूपी सरकार चाहती है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को दीनी तालीम के साथ मॉडर्न एजुकेशन दी जाए। मदरसों में मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस और हिस्ट्री भी पढ़ाई जाए। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को मदरसों की पढ़ाई को मॉडर्नाइज करने का आदेश दिया है। इसके अलावा मदरसों में ऑक्यूपेशनल कोर्सेज और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज को भी कंपलसरी किया जाएगा। योगी का कहना है कि मदरसों से निकलने वाले बच्चे किसी से पीछे नहीं रहने चाहिए। सिर्फ मौलवी ना बने, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। योगी आदित्यनाथ की पहल का मदरसों के बच्चों और मौलवियों ने जोरदार स्वागत किया। यूपी सरकार के फैसले से मुसलमान खुश हैं। हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने लखनऊ के मदरसों में मौलानाओं और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों से योगी सरकार के फैसले की बारे में बात की तो पता चला कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि वक्त के साथ चलना, जिंदगी को बेहतर बनाना है तो कुरान की तालीम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन जरूरी है। सरकार का एक कदम मुसलमानों की बेहतरी के लिए है। जिस मदरसे में नहीं है वो अभी पीछे चल रहे हैं, जब उनको समझ में आ जाएगा तो आगे बढ़ जाएंगे। मिसाल के तौर पर मान लीजिए हम मौलाना हैं तो मौलाना सिर्फ मस्जिद में इमामत कर सकते हैं और बच्चों को कुरान पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर हम बीमार पड़ गए तो हमारा इलाज कौन करेगा? हमारी आँख में तकलीफ़ हो गई तो हमारी आँख का इलाज कौन करेगा? हमें बुखार हो गया तो दवा कौन देगा? हमें एक दूसरे से मिलने की ज़रूरत है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी मोबाइल की, इंटरनेट की। ये सब हमें सिखाएगा कौन? पूरी दुनिया में हर चीज़ के लिए उसके साथ साथ हमको इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, हर चीज़ में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है। साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ये सब अगर जानकारी हम हासिल करेंगे तो हमारे हिंदुस्तान की जानकारी हमें मालूम होगी और बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हासिल होंगी जो हम जानते ही नहीं। अगर ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे तभी हमें इन सब चीज़ों की जानकारी होगी। हमारी संवाददाता रुचि कुमार लखनऊ में एक ऐसे मदरसे में गई जहां मॉडर्न सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते, यहाँ सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है। यहाँ के मौलानाओं से उन्होंने बात की तो लोगों ने बताया कि मॉडर्न एजुकेशन होनी ही चाहिए, लेकिन दीनी तालीम पूरी होने के बाद।
लखनऊ के इस मदरसे में इस समय कुरान शरीफ पढ़ाई जा रही है। 1992 से बना ये मदरसा है और यहाँ बच्चे आप देखेंगे कि छोटे बच्चे भी आपको दिखाई देंगे जो 8 साल की उम्र से हैं और 20 साल की उम्र तक यहाँ बच्चे हैं। कुरान शरीफ यहाँ पढ़ाई जाती है, उर्दू की तालीम यहाँ दी जाती है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे साइंस है, मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, वो ये बच्चे नहीं पढ़ते हैं। योगी सरकार ये कह रही है कि मदरसे जो हैं इसमें ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने चाहिए, आधुनिक होना चाहिए, आगे जाना चाहिए, बच्चों को मालूम होना चाहिए कि इतिहास में, भूगोल में, साइंस में, मैथ्स में, इंग्लिश में क्या हो रहा है। इसलिए कि जब एक साथ हर चीज़ को जोड़ दिया जाएगा तो जो असल मकसद है कलाम पाक की तालीम, उसमें रुकावट पैदा हो जाएगी। जब कलाम पाक की तालीम पूरी हो जाने के बाद उसको ही पढ़ाएंगे। मैं भी ये चाहता हूँ कि तब तालीम हो, लेकिन इसके बाद आप चाहते हैं कि ये कुरान शरीफ के साथ साथ आपको गणित भी पढ़ने को मिले, इतिहास, भूगोल, साइंस, ये सब पढ़ने को मिले। बिल्कुल ठीक है, कुरान शरीफ हम लोग की मुकम्मल हो जाए, उसके बाद हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। इस पढ़ाई के बाद, ये पूरी पढ़ाई हो जाने के बाद, उसके बाद जो अलग इंजीनियरिंग कोई करना चाहे, डॉक्टरी करना चाहे तो उसके बाद कर ले, उससे पहले दीनी तालीम से आरास्ता हो जाए। पूरे यूपी की अगर हम बात करेंगे तो करीब 17,000 यहाँ मदरसे हैं और जिनमें से ज़्यादातर प्राइवेट मदरसे हैं जिन पे जो सरकारी सिलेबस है वो लागू नहीं होता और वहाँ इस तरह से कुरान शरीफ और उर्दू की तालीम दी जाती है। ये लखनऊ का मदरसा था। इलाहाबाद में जो मदरसे हैं वहाँ के मौलवी कह रहे हैं कि मुसलमानों की बेहतरी के वादे तो पिछली सरकारों ने भी किए लेकिन पूरे नहीं किए। अब उन्हें यकीन है कि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के लिए अच्छे कदम जरूर उठाएंगे। उत्तर प्रदेश का मुसलमान पिछले 25 सालों से बड़ा अपेक्षा का शिकार रहा है और उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो मदरसों से तालीम लेता है वो देश के आईएएस और पीसीएस की शाखाओं में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। इसलिए अत्याधुनिक मदरसों की अगर आप पहल कर रहे हैं तो हम इसका खैर मकदम करते हैं और आप एक हाथ अगर आगे बढ़ा रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम आपके साथ अनेक हाथ आगे बढ़ाएंगे और आपके साथ हम आगे चलेंगे। इससे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम चाहते हैं मदरसों में एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो। बहुत अच्छी बात है, हम इसका खैर मकदम करते हैं और अगर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की भी यही इच्छा है, वो चाहती है मदरसों का आधुनिकीकरण हो, बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, हम खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, क्योंकि पिछली सरकारों ने धोखा दिया है। हम आज के ठीक 3 साल पहले नरेंद्र मोदी जब आपकी अदालत में आए थे तो आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान हो, दूसरे में कंप्यूटर। और आपने अभी भी सुना कि एक मौलाना को मोदी की वो बात याद है। बहुत सारे लोगों को ये बात याद है। मतलब साफ है, मुसलमानों के दिल में ये बात समझी उन्होंने, सबका साथ सबका विकास की बात उन्होंने सुनी। अब योगी आदित्यनाथ उसी आइडिया को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए उन्हें मुसलमानों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। आपने देखा कि कितनी संख्या में लोग उनकी इस बात का समर्थन कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ एक और बड़ा काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर सबकी राय को लेकर इस मामले को खत्म कर दिया जाए। योगी आदित्यनाथ ने महिला और सामाजिक कल्याण मंत्रालय से ट्रिपल तलाक पर डिटेल प्लान मांगा है। मुख्यमंत्री ने महिला मंत्रियों से कहा कि मुस्लिम महिलाओं के साथ बात करें और ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर उनकी राय जानें। राज्य सरकार ने तय किया कि इन महिलाओं की राय के आधार पर तैयार रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा। असल में 11 मई से सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर सुनवाई करेगी। केंद्र सरकार कह चुकी कि ट्रिपल तलाक की वजह से मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का हक नहीं मिलता, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मुद्दे पर कानून बनाए जाने के खिलाफ है। इस मुद्दे पर पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग 15 और 16 अप्रैल को होगी, लेकिन अब मुस्लिम महिलाओं को पर्सनल लॉ बोर्ड पर भरोसा नहीं है। मुस्लिम महिलाओं के लिए काम करने वाली सोशल एक्टिविस्ट का कहना है कि पर्सनल लॉ बोर्ड सिर्फ दिफाकवी की बातें कर रहा है, जिससे सुप्रीम कोर्ट में मामले को लटकाया जा सके। काश पर्सनल लॉ बोर्ड इस किस्म का कोई स्टेटमेंट उस वक्त देता जब मुसलमान औरतें बार बार ये गुहार लगा रही थी कि वो ट्रिपल तलाक एक सिटिंग में जो हो रही है उसके वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। काश पर्सनल लॉ बोर्ड ऐसी गुंजाइश ना छोड़ता जहां पर मुस्लिम महिलाओं को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता। मगर अब जबकि मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, मुझे लगता है कि अब पर्सनल लॉ बोर्ड का कहाँ तक उसमें दखल रहेगा, इस बात को तो सभी जानते हैं। जब इतने महिलाओं के साथ इतना उत्पीड़न हो रहा था, जब महिला को ट्रिपल तलाक करके रातों रात घर से निकाल दिया जा रहा था, तब पर्सनल लॉ बोर्ड कहाँ था। तो आज जब देश में एक मुस्लिम महिलाओं का मूवमेंट खड़ा हुआ है, मुस्लिम महिलाओं की आवाज खड़ी हुई है, जब मुस्लिम महिला आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है
सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम महिला को न्याय मिलने जा रहा है, तब पर्सनल लॉ बोर्ड बीच में क्यों बोल रहा है? और सच में तो ये है कि पर्सनल लॉ बोर्ड के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, क्योंकि एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, उसके बाद पर्सनल लॉ बोर्ड के अस्तित्व पे सवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड एक प्राइवेट संस्था है जिसकी कोई जरूरत नहीं है मुसलमानों को। अब महिलाओं की बात से सुनकर इसमें तो कोई शक नहीं कि ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए एक्सप्लॉयटेशन का हथियार बन गया है। और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से इस सवाल पर मुस्लिम महिलाओं ने खुलकर अपनी राय जाहिर की, उसके बाद लगता है कि इसे ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत 21 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जहां शरिया कानून लागू हैं, वहां भी ट्रिपल तलाक कानून जुर्म है। तो भारत में से शरिया कानून का हिस्सा बताकर जारी रखने का झूठ अब ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। ज़्यादातर मुस्लिम नौजवान भी इसके खिलाफ हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी इसे गलत मानते हैं। इसलिए कुछ मौलवियों की बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये करोड़ों मुस्लिम महिलाओं के हक का सवाल है। थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे एक ऐसे गांव की खबर जहां प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान का सबसे अच्छा असर दिखाई दिया। एक ब्रेक के बाद आज की अच्छी खबर आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया वर्ड कॉइन किया है, स्वच्छाग्रह। अब स्वच्छाग्रह असल में होता क्या है, ये मैं आज आपको दिखाता हूं। एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव इसका एक सबूत है। ये गांव मेघालय में है। गांव का नाम है मावली नोंग। सिर्फ सफाई की वजह से ये गांव इतना मशहूर हो गया कि लोग यहां घूमने आते हैं। इस गांव में सड़कों पर कचरे का टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। आप देखिए, नालियां ओवरफ्लो होती हुई कहीं नहीं दिखेंगी, कहीं भी पानी की बर्बादी नजर नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात है, ये गांव में साफ सफाई कर्मचारी नहीं है। गांव का बच्चा बच्चा गांव की सफाई अपने आप करता है, ख्याल रखता है इस चीज का। 90 घर हैं, आबादी 500 से कुछ ज्यादा लोगों की है। गांव में कोई भी शख्स इलिटरेट नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं। लोकल लैंग्वेज खासी है, लेकिन ज्यादातर लोग अंग्रेजी बोलते हैं और अच्छी खासी अंग्रेजी बोलते हैं। रोज सुबह गांव के लोग अपने घर और उसके आसपास की सफाई करते हैं। हर शनिवार को पूरे गांव का कचरा साफ होता है। अगर टूरिस्ट भी यहाँ कूड़ा फैला दे तो गांव के लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कचरा डस्टबिन में फेंके। यहाँ घर से निकलने वाले पानी के लिए भी खास इंतजाम हैं। घर से निकलने वाले गंदे पानी को मोटी मोटी पाइप के जरिए सीधा जमीन के भीतर भेजा जाता है। गांव में जगह जगह आपको डस्टबिन दिखाई देंगे। गांव के लोग किचन वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट को अलग अलग करके कूड़ेदान में डालते हैं। बहुत समझदारी का काम करते हैं। हर घर के बाहर 2 तरह के कूड़ेदान है। एक कूड़ेदान में प्लास्टिक वेस्ट डाला जाता है और दूसरे में किचन से निकलने वाला कचरा। प्लास्टिक वेस्ट को गांव से दूर ले जाकर कूड़ा घर में फेंका जाता है, जबकि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को घर के बाहर बने कंपोस्ट पिट में डालकर उससे खाद बनाई जाती है। हमारे संवाददाता अनुपम इस गांव में पहुंचे। उन्होंने बताया कि हर घर के बाहर कंपोस्ट पिट है और सब इस बात का ख्याल रखते हैं कि पॉलिथीन या प्लास्टिक इसमें न डालें। अभी अभी जो साफ सफाई हो रही है वहां पर खासतौर पर पत्तों को और कागजों को उठाया गया है, जो वो यहाँ पर मिल रहे हैं। और ये प्लास्टिक वेस्ट नहीं है, ये बायो वेस्ट है। इनको अलग जगह बना के रखी हुई है, यहाँ पर डाला जा रहा है। और इसके बाद इस जगह से इनको उठाकर जो बागान है, बगीचा है, वहां पर खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। पेड़ों की जड़ों में डाला जाएगा और जो खेत हैं वहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर मुख्य रूप से झाड़ू की खेती होती है, झाड़ू के पेड़ लगाए जाते हैं, पान की खेती होती है। तो वहां पर ये जो पत्ते हैं और ये जो कागज के टुकड़े हैं या जो बायो वेस्ट है, जो कचरा होता है, जो सब्जियों के टुकड़े होते हैं, सब्जियों का छिलका होता है, उनको वहां पर डालकर खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। गांव की गलियों में जब अनुपम घूम रहे थे तो उन्हें न तो कहीं पानी ओवरफ्लो करता दिखाई दिया, न कहीं पानी वेस्ट होता दिखाई दिया। गांव की नालियां भी साफ सुथरी थी। मावेनोंग गांव में गंदे पानी की व्यवस्था अलग है और पीने के पानी की व्यवस्था भी अलग है, बहुत ही सुव्यवस्थित है। वहां पर मैं अब दिखाना चाहता हूं, हर घर में इस तरह के 2 पाइप्स मिलेंगे। एक मोटा पाइप है, ये जो मोटा पाइप है ये जब पानी ओवरफ्लो हो जाता है उसको बहाने के लिए है। और ये जो पतला पाइप है ये पीने का पानी इसमें आ रहा है। और ये सीधे डैम बना हुआ है यहाँ से काफी दूर। डैम में जो नेचुरल पानी होता है, झरने का पानी होता है, वो पानी यहाँ पर आ रहा है और इसी पानी को इस गाँव के लोग पीते हैं और इससे बेहद शुद्ध मानते हैं यहाँ के लोग। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गांव के लोगों को कोई कहता नहीं कि आप सफाई करें। घर के बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को साफ सफाई रखने की सीख देते हैं। स्कूल में भी बच्चों को स्वच्छता के बारे में पढ़ाया जाता है।
habits since our forefather or grandmother. They taught us how to maintain clean, like our houses, our compound cleans. That's why our village, nowadays they call it a cleanest village in Asia. Nowadays in school also, we teach the children how to maintain cleans in our village, in our houses, or in our. My mom told me how to clean the village, pick plastic from the road and throw it in the bin. So plastic in the road, I pick them and throw in the bin. इस गांव के लोगों से कितना कुछ सीखने को है। अगर हम अपने घर के आसपास सफाई का ख्याल रखें, अपने गांव को, अपने शहर को साफ सुथरा बना सकते हैं और तभी स्वच्छता अभियान सफल होगा। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे एक जरूरी खबर। सोने चांदी की तरह ही पेट्रोल डीजल के दाम भी कैसे हर रोज बदलेंगे और इसकी शुरुआत कहां से होगी, ये आपको बताएंगे। आपके काम की खबर यह है कि देश के 5 शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम हर रोज तय होंगे। 1 मई से पेट्रोलियम कंपनियां पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रही हैं, जिसके तहत चंडीगढ़, उदयपुर, विशाखापट्टनम, जमशेदपुर और पौंडीचेरी में ये होगा। दुनिया के कई बड़े शहरों में हर रोज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के मुताबिक पेट्रोलियम के दामों में उतार चढ़ाव आता है। अब ऐसा देश के 5 शहरों में होगा। अगर प्रोजेक्ट सफल हुआ तो इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है। वैसे इस वक्त में हर 15 दिन में सरकारी तेल कंपनियां ऑयल के रेट को रिव्यू करती हैं और तेल के दाम को तय करती हैं। अगर आपका इंटरेस्ट फेसबुक में है, इंस्टाग्राम में है, तो अच्छी खबर आपके लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेसबुक के मोबाइल फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर बन गए हैं। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को पीछे छोड़ दिया है। इंस्टाग्राम पर मोदी के 68 लाख फॉलोअर्स हैं, जबकि ट्रंप के 63 लाख फॉलोअर। पोप फ्रांसिस 37 लाख फॉलोअर्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं। एक ग्लोबल पीआर फर्म ने दुनिया भर के नेताओं और विदेश मंत्रियों के 325 अकाउंट की साल भर की स्टडी के बाद यह नतीजा पब्लिश किया है। पिछले साल नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर तीसरे नंबर पर थे, अब वो नंबर 1 हो गए हैं। आज की बात में इतना ही। मेरे साथ सुचरिता हैं, अमित हैं और इनके साथ आप देखेंगे इस वक्त की 20 बड़ी खबरें नॉन स्टॉप सुपरफास्ट में।